हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, जो कि एक लिटरेरी थियरी है, एक मूवमेंट है लिटरेचर का, जो ये कह सकते हैं कि मॉडर्न एज, जो पोस्ट मॉडर्निज्म था, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो है एग्जिस्ट करता है। ये मूवमेंट नया मूवमेंट है क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बन गई कि इस मूवमेंट की बात होने लगी। हुआ क्या दोस्तों, जो ये नई एज है ना, इन दिस न्यू एज पीपल आर डैम बिजी, so busy, from morning to evening, you can say from uh, you know uh, dawn to dusk, they are busy, so अनआइसोलेटेड फील करते हैं, अलोन से रहते हैं, और ना उनके कोई रिलेशंस नहीं है अच्छे, वो काम में बहुत बिजी रहते हैं। दैट्स वाई ये लोग ना हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, दिमाग में कुछ चलता रहेगा, थॉट्स, फीलिंग्स, कभी ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, कभी उधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ, जैसे नदी में पानी बहता रहता है, स्ट्रीम, धारा बहती रहती है, ऐसे इनके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स, कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते हैं। कॉन्सियसनेस है ना, ऐसे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जगते हुए ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी यहाँ पहुंच जाएंगे नानी के, कभी दादा के, कभी स्कूल में सोचने लग जाएंगे। पढ़ते पढ़ते दिमाग में नहीं आता आप लोगों के, पढ़ रहे हो और पता नहीं दुनिया भर में कहाँ कहाँ के ख्याल आपके दिमाग में आते रहते हैं। कई बार तो स्कूल के, कॉलेज के, स्टूडेंट के, खेलने के, बचपन के, नानी के, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या विचार दिमाग में आते हैं। अचानक आते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर नया आता है, कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं, कुछ भी बीच बीच में नए नए विचार आते और जाते रहते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। तो अब कैरेक्टर के दिमाग में जब सब कुछ चल रहा होता है, तो उसको राइटर कैसे लिखे, कैसे राइट करे उन थॉट्स को, उसके लिए टेक्निक अपनाई गई और उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। ये जो विचार दिमाग में चलते रहते हैं, इसको हम इंटीरियर मोनोलॉग भी कहते हैं। उन विचारों को कैसे राइटर्स या नॉवेलिस्ट रिप्रेजेंट करें, उसे आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस कहते हैं। और ये मॉडर्न एज में चलता है, मतलब सभी कैरेक्टर्स ना ऐसे डूबे हुए हैं, अपने विचारों में खोए रहते हैं। इस तरह के जो राइटिंग्स हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस पे बेस्ड होती हैं और मॉडर्न एज में खूब चल रहा है। तो क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कौन कौन इस पे लिखने वाले हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। और इंटीरियर मोनोलॉग से कैसे अलग होता है, क्या इनमें इक्वलिटी होती है, उन सब पे भी बात करेंगे। तो हियर वी गो, शुरू करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस इज एन अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस। आगे देखो बात, अनब्रोकन, चलता ही रहता है, कभी बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं आता, टूटता ही नहीं है, चलता ही रहता है। ठीक है ना। अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, मेमोरीज, यादें, थॉट्स, दिमाग में कुछ कुछ याद आ जाएगा, कुछ थॉट्स चलते रहेंगे। फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड, बहुत बढ़िया लाइन है, मैंने ये बोल्ड भी कर दी, कलर कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है। अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड। जगते जगते विचार करना, थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज दिमाग में लगातार आना, अनब्रोकन फ्लो। It has since been adopted to describe a narrative method in modern fiction. और जो विचार चल रहे हैं, जो थॉट्स, फीलिंग्स जो कैरेक्टर के दिमाग में आ रही हैं, इनको कैसे नरेट करना है मॉडर्न फिक्शन में, वही चीज कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस होता है। लॉन्ग पैसेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इसमें खूब आत्मचिंतन होता है। इंट्रोस्पेक्शन, मन ही मन चिंतन चलता रहता है, आप मन ही मन सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। ठीक है ना। इन विच द नरेटर रिकॉर्ड्स इन डिटेल व्हाट पासेस थ्रू अ कैरेक्टर्स अवेयरनेस, जो कैरेक्टर क्या क्या चीजों को अवेयर, देख रहा है, कर रहा है, उन सबको रिकॉर्ड करना। नरेटर रिकॉर्ड करता हूं डिटेल को, जो कैरेक्टर के दिमाग में चल रही है, उनको नरेट कैसे किया जाए, वो जो टेक्निक है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उसको नरेटर कैसे नरेट करे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ड्रामा होता है,
ड्रामा के अंदर क्या होता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं ऑडियंस के सामने। तो इसके लिए क्या करता है कैरेक्टर जो है वो सलीलकवी का यूज करता है, उसके लिए वो असाइड का यूज करता है, ठीक है ना, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज करता है। और नॉवेल्स में और इनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस यूज किए जाते हैं। नरेटर रिकॉर्ड करता है जो कुछ कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस इज द नेम applied specifically to a mode of narration that undertakes reproduce the full spectrum and continuous flow of a character's mental process। एक कैरेक्टर के मेंटल प्रोसेस, दिमाग में जो धारा चल रही है थॉट्स की, विचारों की, जो फुल स्पेक्ट्रम फुल धारा चल रही है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, उन चीजों को ये नरेटर नरेट करता है इस टेक्निक से। In which sense perceptions mingle with conscious and half conscious thoughts, जिसमें आपके जो सेंस हैं उनको आप मिंगल करते हैं अपनी कॉन्शियस और हाफ कॉन्शियस थॉट से, मेमोरीज से, एक्सपेक्टेशन से, फीलिंग से और रैंडम एसोसिएशन से को आपस में जोड़ते हैं। कुछ भी कई बार कुछ चीजें, कई बार तो ये मेमोरीज और थॉट्स और एक्सपेक्टेशन आती है, कई बार मिलजुल की भी आती है, दिमाग में कुछ भी आता रहता है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करें थॉट्स को, वो कहलाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और मॉडर्न एज में खूब होता है, ठीक है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस फ्लो जो होते हैं हमारे कैरेक्टर के मेंटल प्रोसेस का, जिसमें उसके खूब सारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और इन सबका कई बार एसोसिएशन भी होता है। इस चीज को आप कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। आगे बात करते हैं। An early use of this the term is found in philosopher and psychologist William James, the principle of psychology। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी जो शुरुआत है, कहा जाता है इस टर्म को जो अर्ली यूज किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो पहली बार किसी ने यूज किया होगा, तो वो नाम है विलियम जेम्स। क्या नाम है दोस्तों उनका? विलियम जेम्स। उन्होंने इनके प्रिंसिपल्स थे द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, है ना, 1890 में उन्होंने दिए थे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने उनको मेंशन किया था इस टर्म को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ही सेज कॉन्शियसनेस then does not appear to itself as chopped up in bits। ये जो कॉन्शियसनेस है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये क्या है? does not appear to itself as chopped up in bits। ये आपको ना टुकड़ों में कटी हुई, टूटी हुई, चॉप करी हुई नहीं दिखाई देती है। इट इज नथिंग जॉइंट, इसमें कुछ जोड़ा हुआ भी नहीं होता, न तो टुकड़े हैं न जोड़ा हुआ है। इट फ्लोज, ये तो बहता है, न तो ये अलग अलग टुकड़े हैं और न ये जुड़ा हुआ है, ये तो एक धारा के साथ बह रहा है, लगातार फ्लो चल रहा है, अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, कंटिन्यूअस, रैंडमली, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है, सारा खेल आपके दिमाग में चल रहा होता है। वो जो रैंडम फ्लो है, वो जो फ्लो है जो जुड़ा हुआ नहीं है, चौक टुकड़ों में नहीं है, वो चीज कहलाती है कॉन्शियसनेस। ए रिवर एक तरह से नदी की तरह स्ट्रीम है, और द मेटाफर्स बाय ये ऐसे मेटाफर यूज किए इसके अंदर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस by which it is most naturally described, जिससे इसको आप सही डिस्क्राइब कर सकते हैं। In taking of it hereafter, let's call it the stream of thought। इसलिए इसको आप stream of thought कह सकते हैं, stream of consciousness कह सकते हैं, और इसको subjective life कह सकते हैं, stream of subjective life। किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के बारे में कुछ भी सोचे जा रहा है, कुछ भी उसके दिमाग में आए जा रहा है, तो उसके ये नाम भी दे सकते हैं। stream of consciousness कह सकते हैं, stream of thought कह सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्टिव लाइफ। सब्जेक्टिव होता है खुद के बारे में आदमी इसमें सोचता है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले कहा हुआ विलियम जेम्स के द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ये फ्लो है थॉट्स का, ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इज नरेटिव डिवाइस। ये एक चीजों को नरेट करने की डिवाइस है। किसको नरेट करती है? कैरेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है उसको नरेट करने की एक डिवाइस। नरेटिव डिवाइस दैट अटेम्प्ट्स टू गिव द रिटन इक्विवेलेंट ऑफ द कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेसेस।
कैरेक्टर के दिमाग में जो चीज चल रही है ना, उनको ये क्या करती है, रिटर्न करती है, लिखती है। अब आप जो चीज देखते हो उसको लिख सकते हो आसानी से, जो आप सुनते हो उसको लिख सकते हो, लेकिन किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चलता है, क्या पहले विचार क्या बाद में विचार आया, इसको कैसे लिखोगे? ये एक अलग टेक्निक है, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई भी घटना क्रोनोलॉजिकल तो होती नहीं है। ये इसके बाद ये, इसके बाद कोई कोइजन, कोई कोहेरेंस नहीं होता, कोई जॉइनिंग नहीं होती, कोई ब्रेक्स नहीं होते, कोई स्टॉपेज पंक्चुएशंस नहीं होते, तो इनको लिखने में दिक्कत भी आती है। और एक अलग डिवाइस है, एक अलग तरीका है, मॉडर्न एज में ये चीज यूज होती है। आइदर इन द लूज इंटीरियर मोनोलॉग, अब इन चीजों को आप इंटीरियर मोनोलॉग से कर सकते हैं, तो सब नीचे एक बात पढ़ेंगे इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, मैंने बताया आपको। और इन कनेक्शन टू देयर एक्शंस, या फिर इनके एक्शंस, ये जो कर रहे हैं उनसे, और ये क्या मन में सोच रहे हैं, उन चीजों को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। अभी इंटीरियर मोनोलॉग को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, वो टेक्निक है। ये जो इंटीरियर मोनोलॉग है ये पार्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में वो जो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, खुद से क्या बातें करे जा रहा है वो, और उनके एक्शंस क्या है, इन सबको देख करके समझ करके फिर आपको कैरेक्टर्स के बारे में लिखना होता है। ठीक है ना, ये चीज। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग इज यूजुअली रिगार्डेड एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीरियर। ये इंटीरियर मोनोलॉग की एक स्पेशल फॉर्म है, and is characterized by associative leaps in the thought and lack of some or punctuation. इसी वजह से इसमें ना leaps in thought, कभी ये विचार चल रहा है, फिर लीप उछल करके दूसरे विचार पे चले गए, फिर वहां से उछल करके तीसरे के चले गए, तो लीप ऑफ थॉट्स, इधर उधर उधर अलग अलग जगह जा रहे हो। ठीक है ना। एंड लैक ऑफ सम और ऑल पंक्चुएशन, इसमें कुछ पंक्चुएशन नहीं होते, या कई बार पूरे ही पंक्चुएशन नहीं होते। डैश 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 करके फिर नया विचार, फिर डैश 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 करके नई बात, अलग थॉट पे लीप कर चल जाते हो। कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप या तो यूज होते नहीं है, होते तो बहुत कम होते हैं। ये खास बात होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग की। ठीक है ना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो राइटिंग है, इसमें स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसके स्पेशल फॉर्म है, जिसमें आप लीप ऑफ थॉट्स देखते हैं और पंक्चुएशंस की कमी देखते हैं। और देखिए, stream of consciousness and interior monologue are distinguished from dramatic monologue and soliloquy. ये जो आप stream of consciousness की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या जो interior monologue की बात कर रहे हैं, soliloquy और dramatic monologue से अलग। ड्रामेटिक मोनोलॉग तो क्या होता है कि कोई कविता का फॉर्म है, इट्स अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, लिटरेरी फॉर्म है। जैसे सोनेट होता है, जैसे एलिजी होती है, एपिक होता है, बैलेड होते हैं, वैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि आप ना एक कविता बताते हो जिसमें ड्रामा की तरह कहानी नरेट करते हो, और उसमें कोई कैरेक्टर, उस कविता का कोई कैरेक्टर उस कहानी को कहता है, राइटर नहीं करता उसको, नरेटर नरेट नहीं करता, कोई कैरेक्टर नरेट करता है, और उनके कैरेक्टराइजेशन किया जाता है ड्रामा की तरह। वो था ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत फेमस था इसके, आप ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ लेना, मैंने लिटरेचर में आपको अलग से पढ़ा रखा। अब बात करते हैं soliloquy क्या होता है। तो soliloquy क्या होता है बता रहा थोड़ी देर पहले आपको मैं, कि स्टेज पर कोई कैरेक्टर है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इनर थॉट्स क्या हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए soliloquy यूज करता है, खुद से बात करता है जोर जोर से, ताकि ऑडियंस को सुन जाए। वो होती है soliloquy। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस soliloquy से और ड्रामेटिक मोनोलॉग से बिल्कुल एक अलग चीज होती है। इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कोई नरेटर, कोई नॉवलिस्ट राइट करता है, बिल्कुल वैसे वैसे लिखने की कोशिश करता है। फिर उसके अंदर काफी सारे ब्रेक, पंक्चुएशन की लैप्स, लीप्स ऑफ थॉट्स, इन सब चीजों का उसको यूज करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल अलग चीज है, ये लिखने की चीज है। ये कैसे किसी दिमाग के अंदर क्या विचार चल रहा है, कैसे लिखा जाए, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये उनसे अलग है। वेयर द स्पीकर इज एड्रेसिंग एन ऑडियंस, इनमें तो क्या होता है, स्पीकर जो होता है वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है, और थर्ड पर्सन विच आर चीफली यूजिंग पोएट्री ड्रामा। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये तो पोएट्री में यूज होती है, और soliloquy जो है वो ड्रामा में यूज होती है। ये पोएट्री की टेक्निक है और soliloquy ड्रामा की टेक्निक है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं आप ये नॉवल की टेक्निक, नॉवेल्स में यूज, ये भी फर्क हो सकता है। ठीक है ना। In stream of consciousness, the speaker's thought processes are more often depicted or as overheard in the mind,
और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसी कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा है, आपको कैसे पता? शायद आपने कहीं सुन लिया, उनको ओवरहर्ड हो गए, ऐसा इमेजिन किया, रिगार्ड माना जाता है कि आपने उसको दिमाग जो चल रहा है ना वो आपको सुन रहा है, इसलिए आपने लिख दिया। और एड्रेस टू पर्सन, या हो सकता है वो खुद को एड्रेस कर रहा हो, है ना। तो कई बार क्या होता है कि नरेटिव फॉर्म फर्स्ट पर्सन में भी होता है, इसको आप इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं। तो या तो खुद लिख रहा है इस कहानी को फर्स्ट पर्सन के अंदर, या फिर जो नरेटर है उसने सुना होगा, उसको थर्ड पर्सन ने सुना होगा, ओवरहर्ड हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। ये एक फिक्शनल डिवाइस है, इट इज प्राइमरली अ फिक्शनल डिवाइस। फिक्शनल मतलब फिक्शन लिखने की, नॉवल लिखने की डिवाइस है, नॉवेल्स लिखने में यूज आती है, ठीक है ना। आगे बढ़, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो समझिए, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये तो एक टेक्निक है किसी कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है उसको बताने की, वो टेक्निक है लिखने की, ये एक फिक्शनल डिवाइस होती है। जबकि इंटीरियर मोनोलॉग किसी कैरेक्टर के दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं, उन विचारों को, उन थॉट्स को इंटीरियर मोनोलॉग, जो अंदर इंटीरियर वो सोच रहा है, उसके दिमाग में जो बातें आ रही हैं, वो अपने आप से बात कर रहा है अंदर ही अंदर, वो इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग में जनरली फर्स्ट पर्सन होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, लेकिन जनरली थर्ड पर्सन में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीरियर मोनोलॉग एक तरह से एक पार्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। देखिए, मैनी सोर्सेस यूज द टर्म्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग एज सिनोनिम्स। कई लोग तो इसको सेम सही मानते हैं, और ये ऑलमोस्ट होते भी सेम से ही। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जो बुक है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिटरेरी टर्म्स की, वो ये कहती है, क्या कहती है? देखो, ये इसकी बहुत अच्छी बुक है, और एक मेरे पास बुक है जो मैं दिखाना चाहूंगा, जिसमें नोट्स बनाए भी मैंने, ये लिटरेरी टर्म्स की एमएच एब्रम्स की। देखिए इसको, लिटरेरी टर्म्स की एमएच एब्रम्स की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। ये सारे जो मूवमेंट्स हैं इस बुक में दिए हुए हैं, इसमें लिटरेरी टर्म्स दिए हुए हैं, ये वहीं से है अपना जो अपने काम किया इसके ऊपर। दे कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश साइकोलॉजिकली, लेकिन इनमें अंतर होता है साइकोलॉजिकली भी और फिलोसॉफिकल भी, मतलब लिटरेचर के हिसाब से। ऑक्सफोर्ड लिटरेरी टर्म्स कहती है कि दे कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश साइकोलॉजिकली एंड लिटरली। इनमें दो अंतर कर सकते, साइकोलॉजिकली भी डिफरेंस होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर, और इनके अंदर डिफरेंस होता है लिटरली भी होता है, लिटरली भी होता है। इन अ साइकोलॉजिकल सेंस, अगर साइकोलॉजिकल सेंस की अगर हम बात करें, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज द सब्जेक्ट मैटर, while इंटीरियर मोनोलॉग इज द टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो सब्जेक्ट मैटर है, जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है, और वो चूंकि वो अंदर ही अंदर बात कर रहा है, तो उसका एक टेक्निक है कि वो फर्स्ट पर्सन बता रहे हो कि थर्ड पर्सन। इंटीरियर मोनोलॉग एक तरह से पार्ट, एक टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कि जो कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करें। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक टेक्निक है इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग इज द टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग। ये तो हो गई साइकोलॉजिकल बात। लिटरेचर के हिसाब से बात करें तो, while an interior monologue always presents a character's thoughts directly, इंटीरियर मोनोलॉग में तो क्या होता है कि कैरेक्टर की थॉट को डायरेक्टली फर्स्ट पर्सन में, वो जो खुद कह रहा है खुद ही डायरेक्ट बता रहा है, इनडायरेक्ट नहीं। इंटीरियर मोनोलॉग में जो कैरेक्टर है वो अपनी थॉट्स को डायरेक्टली ही रिप्रेजेंट करता है। ये टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, विदाउट द अपरेंट इंटरवेंशन ऑफ समराइजिंग एंड सेलेक्टिंग नरेटर। इसमें क्या होता है, नरेटर जो सेलेक्ट करता है मैटर, समराइज करता है, वो सब चीज इसमें नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद के अपने विचारों खुद ही खुद बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसे ना इंटरवेंशन नहीं होता, कोई समराइजिंग नहीं होती, कोई मैटर सेलेक्ट नहीं होता, जैसा दिमाग में आता है वो वैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, ऐसा कुछ होता है इसमें। इट डज नॉट नेचुरली मिंगल देम विद इंप्रेशंस एंड परसेप्शंस। इसमें नरेटर के कोई इंप्रेशंस या कोई परसेप्शंस को इसमें मिंगल नहीं किया जाता है, शुद्ध बिल्कुल प्योर रूप से कैरेक्टर के ही विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। नॉट डज इट नेचुरली वायलेट द नॉर्म्स ऑफ ग्रामर, और न इसमें ग्रामर के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया जाता है, लॉजिक को वायलेट किया जाता है। बट द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक आल्सो डज वन ऑफ बोथ ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें चूंकि नरेटर नरेट करता है अपने हिसाब से थर्ड पर्सन के अंदर, तो वो हो सकता है कुछ ग्रामर के रूल्स को तोड़ दे, कुछ लॉजिक्स पे बात ना करे, कुछ मरोड़ दे तरोड़ दे, कुछ अपना
परसेप्शन डाल दे, अपना इंप्रेशन डाल दे, अपना प्रभाव, अपनी बात दिमाग से उसमें डाल दे, तो ये संभावना रहती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, थर्ड पर्सन में रिप्रेजेंट की जाती है। एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक सब्जेक्ट मैटर है जिसको आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंटीरियर मोनोलॉग उसका एक तरीका है। इसी को देखो एक टेबल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग। देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, है ना? थोड़ा सा इसको चाहे तो बड़ा कर देता हूं। पहला पॉइंट देखिए आप लोग, फर्स्ट जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक तरफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक तरफ इंटीरियर मोनोलॉग। दोनों का डिफरेंस 6 पॉइंट्स में मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये फर्स्ट पॉइंट बाय विलियम जेम्स इन द थीसिस द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है सबसे पहले विलियम जेम्स ने यूज किया था 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और इंटीरियर मोनोलॉग को यूज किया सबसे पहले लेस लॉरियर्सॉन्ट कॉप्स, है ना? अब उसकी बुक थी, उसके अंदर बाय एडॉर्ड डुजार्डिन, इसने 1887 में कर, यानी कि ये वाली जो इंटीरियर मोनोलॉग है ये इससे पहले है। इंटीरियर मोनोलॉग पहले आया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बाद में, ठीक है ना? ये विलियम जेम्स ने अपनी थीसिस प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में यूज किया था, और इसको डुजार्डिन ने लेस लॉरियर्सॉन्ट कॉप्स में यूज किया था 1887, और ये 1890। Presentation of the flow of the character's mind combining unorganized और irrational thoughts, feelings, memories and reactions। इसमें क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टर है उसके दिमाग में जो अनऑर्गेनाइज और इरेशनल थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, रिएक्शंस हैं, उनको कंबाइन करके रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा बहुत कहने के उसका इंप्रेशंस और थॉट्स नरेटर की भी इसमें आ जाती है। इधर क्या होता है, रिलेटिवली रैशनल, ये इरेशनल होता है। इरेशनल थॉट मतलब दिमाग में कभी भी कुछ भी चीज आ जाती है, ठीक है ना? दिमाग में कभी भी कुछ भी आ जाता है। इरेशनल, कोई क्रम नहीं रहता, कोई तार्किक क्रम नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है ना? जो आपने सुना, ओवरहर्ड किया के दिमाग में, आपने उसको लिख दिया, कहीं ना कहीं ये इरेशनल होता है, इसकी थॉट्स, फीलिंग्स, और ये रिलेटिवली रैशनल होता है। मतलब उससे बजाय कंपैरेटिवली, रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली अगर आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो उससे ज्यादा ये रैशनल होता है, रैशनल होता है, एंड ऑर्डरली कंपाइलेशन ऑफ थॉट्स एंड मेमोरीज। इसमें थॉट्स को और मेमोरीज को थोड़ा सा ऑर्डर से, तार्किक क्रम से जमाया जाता है, क्योंकि कहने वाला खुद ही है, इंटीरियर मोनोलॉग फर्स्ट पर्सन ही है, तो उसके दिमाग में जो चीजें आ रही है उसको पता है कैसे आ रही है, पहले क्या आ रही है, बाद में क्या आ रही है, तो वो सही तरीके से उनको ऑर्डरली रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें थोड़ा रैशनल होता है, ऑर्डरली कंपाइलेशन होता है, मेमोरीज का, थॉट्स का, विशेस का, आइडियाज का, ठीक है? दैट कैरेक्टर हैज यूनाइटेड थ्रू आउट द डिफरेंट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। इसने अपने जीवन की जो अलग अलग डिफरेंट जो उसने घटनाएं देखी उनको रीयूनाइट करता है, सही तरीके से उनको जोड़ करके फिर आपके सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है ना? तो अच्छे ढंग से कर पाता है। तो थोड़ा रैशनल होता है, रिलेटिवली ऑर्डरली होता है। मैनिफेस्ट द इनर वर्किंग ऑफ अ कैरेक्टर, इसमें क्या करता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये मैनिफेस्ट करता है, उसको बताता है, आपको दिखाता है, घोषणा करता है, बताता है कि कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई दूसरा बताता है। अटेम्प्ट्स टू ड्रामेटाइज ए कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग थॉट्स, और यहाँ आपके जो दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको थॉट्स को यूज करते हुए ड्रामेटाइज करने की कोशिश की जाती है, ढंग से कहानी को कहने की कोशिश की जाती है इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर। मतलब एक तरह से डायलॉग, मोनोलॉग उस तरह से ड्रामा की तरह थोड़ा यूज हो जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो इसमें डज नॉट मेंटेन फॉर्मल सिंटैक्स, वोकैब और पंक्चुएशन, क्योंकि दिमाग में कभी भी कुछ भी आता है तो कोई सी वोकैब, कोई सा पंक्चुएशन, कोई भी सिंटैक्स यूज हो सकता है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा ये मेंटेन नहीं होता, तो कुछ भी कभी भी कुछ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दिमाग में कभी भी कुछ भी आ जाता है। जबकि ये जो इंटीरियर मोनोलॉग है थोड़ा सा सही रहता है, सिस्टमेटिक रहता है, डज नॉट वायलेट, ये फॉर्मल सिंटैक्स को, वोकैब को और पंक्चुएशन को वायलेट
नहीं करता, ये थोड़ा ठीक सिस्टमेटिक रहता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, ये थर्ड पर्सन में होता है और ये फर्स्ट पर्सन में होता है। यूजुअली देखो ना, इस पे ध्यान देना, यूजुअली प्रेजेंटेड बाय थर्ड पर्सन, यूजुअली अक्सर थर्ड पर्सन में होता है। पर चूंकि इंटीरियर मोनोलॉग भी इसी का पार्ट है तो कभी कभी फर्स्ट पर्सन में भी हो जाता है, लेकिन इंटीरियर मोनोलॉग तो टिपिकली विशेष रूप से फर्स्ट पर्सन नरेशन में ही होता है, ये तो फर्स्ट पर्सन में ही आता है। इसके अलावा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो इट इज अ सेपरेट मोड ऑफ नरेशन। ये जो किसी भी कहानी को नरेट करने के तरीके होते हैं ना, एक बिल्कुल अलग मोड होता है, एक अलग धारा है, एक अलग मूवमेंट है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक अलग मूवमेंट है कि आपको कैसे नरेट करना है चीजों को, अलग तरीका था। जबकि इंटीरियर मोनोलॉग इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पार्ट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो एक लिटरेरी मूवमेंट है, और इस लिटरेरी मूवमेंट का जो फॉर्म एक रूप है वो है इंटीरियर मोनोलॉग। आई होप आपको ये इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में डिफरेंस समझ में आया होगा। वापस एक बार फटाफट देखिए, इसको विलियम जेम्स ने कॉइन किया था, जबकि इसको बुजार्डिन ने किया था। ये 1890 में आया, ये 1887 में आया। इसके अंदर थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, इरेशनल होती है, जबकि यहाँ पर रिलेटिवली रैशनल होती है और ऑर्डरली रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पर इनर वर्किंग जो आपका कलेक्टिव दिमाग चल रहा होता है उसको बताया जाता है, और यहाँ पर उनको ड्रामेटाइज किया था, सही ढंग से बताया जाता है। यहाँ पर कोई सिंटैक्स, कोई वोकैब, पंक्चुएशन नहीं होते, जबकि इंटीरियर मोनोलॉग में होते हैं। ये थर्ड पर्सन में होता है जबकि ये फर्स्ट पर्सन में होता है, और एक सेपरेट मोड है, जबकि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ही एक फॉर्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग जो कई लोगों को सेम से लगते हैं, सिनोनिम लगते हैं, ये सिनोनिम नहीं होते, इन दोनों में डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको एक अभी पार्ट से बताया था उससे, और ये टेबल के थ्रू उसको और इजी हमने कर दिया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खास बात है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, उनको देखिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खास बातें हैं, उनको देखते हैं। पहली बात, दिस इज प्रेफर्ड बाय द राइटर्स ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। इसको साइकोलॉजिकल नॉवल लिखने वालों प्रेफर करते हैं। साइकोलॉजिकल नॉवल लिखने वाले कौन होते हैं? जो लोगों की साइकोलॉजी पर, दिमाग को पढ़ते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे नॉवल लिखने वाले जो राइटर्स हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। ये एक मोड, एक तरीका है नॉवल लिखने का, और ऐसे नॉवल लिखने वाले लोग उसको बहुत यूज करते हैं। एक तो इसकी ये खास बात है। दूसरा, दिस इज अ ट्रिप फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड इनटू द इनर वर्ल्ड ऑफ अ कैरेक्टर। ये किसी कैरेक्टर के दिमाग में घुसने की एक ट्रिप होती है, यात्रा होती है, जिसमें नरेटर बाहर से, आउटर वर्ल्ड से घुसता है इनर वर्ल्ड के अंदर ऑफ अ कैरेक्टर। जैसे अनिता देसाई का जो क्राई द पिकॉक है, उसमें आप अनिता देसाई की जो कैरेक्टर है माया, उसके दिमाग में घुसते हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या सोच रही है, ये सब आपको पता होता है। ऐसा ही वर्जीनिया वुल्फ ने टू द लाइट हाउस में किया, ऐसा ही जेम्स नॉइस ने पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट में किया, उलिसिस में किया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। आप एक यात्रा करते हैं इनर वर्ल्ड ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड में जाते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है प्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स थॉट्स, फीलिंग्स इन द वे पीपल एक्चुअली थिंक। जैसा वो सोचते हैं उन्हीं फीलिंग्स को, उन्हीं थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। In real life, the flow of human thoughts occur in non-linear manner without having any beginning or end. और देखो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में जो विचार आते हैं ना, उनकी न तो कोई बिगिनिंग होती है, न तो कोई एंड होता है, मन में आए जैसे आ जाते हैं, कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म पता ही नहीं होता, एक लाइन में नहीं आते। ऐसे एक लाइन में एक के बाद एक ऐसी घटना नहीं होती जिसकी कोई बिगिनिंग हो, जिसका कोई एंड हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसमें कभी आप दादी के हैं, कभी नानी के हैं, कभी पहाड़ों में है, कभी नदी में है, कभी लड़की के सपने देख रहे हैं, कभी किसी लड़के के बारे में सोच रहे हैं, कभी किताब के बारे में सोच रहे हैं, कभी स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, कभी भी कुछ भी आ जाता है, कहीं कोई बिगिनिंग कहीं कोई एंड नहीं, नॉन लीनियर मैनर में बात चलती है इसके। ये खास बात है।
इट लैक्स क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं होता, कोई क्रोनोलॉजिकल, ऐसा नहीं कि पहले ये घटना हुई फिर ये घटना हुई, फिर कोई ऐसे ऐतिहासिक क्रम नहीं है, तारीख वाइज कोई क्रम नहीं है, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, कुछ भी हैप्पैजार्ड, कभी भी दिमाग में रैंडमली कुछ भी आ जाए वही लिखना होता है इसके, कहीं कोई क्रोनोलॉजिकल लॉजिकल ऑर्डर नहीं होता स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, which ultimately results in fragmentary thoughts। इसमें क्या होता है, फ्रैगमेंटरी थॉट्स आते हैं टुकड़ों में, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी तीसरा विचार, कभी छठा विचार, कुछ भी आएगा, है ना, कुछ भी ऐसे फील होता रहेगा। और इसी वजह से ना इसमें ऑब्सक्योरिटी होती है, कठिन चीज। आप देखना जितने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नॉवेल्स हैं, राइटिंग्स हैं, वो ना पढ़ने में इजीली समझ में नहीं आती, टफ टास्क। जो बहुत ज्यादा लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है, जो अंदर घुस के खुद अपने आप उस कैरेक्टर में समझेगा, तब पता लगेगा यार कि जो माया है ये कभी अपने गौतम के बारे में सोच रही है, कभी अपने पापा के बारे में सोच रही है, कभी अपने टोटो कुत्तों के बारे में सोच रही है, कभी अपने सहेलियों के बारे में सोच रही है, कभी कहाँ चल जाती है, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी कहाँ कभी कहाँ, कोई 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 लिंक नहीं, कोई कोई ऑर्डर नहीं, कोई रैशनल लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यार हम भी तो ऐसे ही होते हैं, हमारे दिमाग में भी तो कभी भी कुछ भी विचार आ जाता है, तो ऐसे उसके भी आ रहा है, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत रहती है, ऑब्सक्योरिटी रहती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना कठिन होता है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो अनस्पोकन थॉट्स। इसमें अनस्पोकन थॉट्स होती है, जो आप बोलते नहीं, दिमाग में चल रही होती है, तो वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, जो आप बोलते नहीं, उनको डिस्क्राइब करना पड़ता है, उनका डिस्क्रिप्शन होता है, उन कैरेक्टर के परसेप्शन को प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल दिमाग के अंदर चल रहा है, बिल्कुल अलग चीज है। द कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स आर डिपिक्टेड। कैरेक्टर के थॉट्स को, कैरेक्टर के फीलिंग्स को यहाँ डिपिक्ट करते हैं, शो किया जाता है, दिखाया जाता है, ओवर इन द माइंड और एड्रेस टू वनसेल्फ। या तो आपने सुना है अपने दिमाग में उन चीजों को, या फिर एड्रेस टू वनसेल्फ, या फिर खुद जो कैरेक्टर होता है वही अपनी चीजों को यहाँ पर बताता है, चीज होती है इसके अंदर। चीफली कंसर्न द सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ। इसमें खुद की जिंदगी के बारे में ही कोई बात होती है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, ये जनरल बात नहीं करता, ऑब्जेक्टिव बात नहीं करता, सब्जेक्टिव बात करता है। इसमें लैंग्वेज जो होती है वो इनफॉर्मल होती है, क्योंकि आप खुद अपने दिमाग में सोच रहे हो, दिमाग में तो आप किसी ऑफिस में बात तो कर नहीं रहे, किसी अधिकारी से बात तो कर नहीं रहे, तो आपके दिमाग में तो वही आएगी जो आपकी खुद की लैंग्वेज होती है, जो इनफॉर्मल है, वहाँ फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं होती। तो यह जो लैंग्वेज होती है वो इनफॉर्मल होती है, कलिक्वल, जो आम बोलचाल की भाषा वो होती है। अबंडेंट ऑफ कन्वेंशनल रूल्स ऑफ सिंटैक्स एंड पंक्चुएशन। जो पुराने जो रूल्स होते हैं सिंटैक्स के, कि स्ट्रक्चर ये होगा, यहाँ पंक्चुएशन आएगा, यहाँ नहीं आएगा, इस तरह के जो कन्वेंशनल रूल्स हैं, पारंपरिक जो नियम है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं होते। अबंडनमेंट, यहाँ कुछ भी नहीं है सर, वीरान है, कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई सिंटैक्स नहीं, छोटे सेंटेंस, बड़े डैश डैश कर खत्म, ये वो जो दिमाग में आता है ना, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, वो सब इसके अंदर यूज होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। देयर इज यूज ऑफ द सिनेमैटिक डिवाइस ऑफ मॉन्टेज। मॉन्टेज मतलब शिफ्ट होता है थॉट्स रैंडमली फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कभी आप ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, ऐसा ना मॉन्टेज होता है, शिफ्टिंग होती है, और उन्हीं चीजों को सिनेमैटिक डिवाइस, सिनेमा में नहीं होता, कभी इस जगह का सीन, कभी उस जगह का सीन, कभी पहाड़ में, कभी वादियों में, कभी नदियों में, कभी गाड़ी में, कभी ट्रेन में, कभी घर में, ऐसे ही इन विचारों में वैसे वो सिनेमा की तरह रील चलती रहती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे किस चीज के, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इन पॉइंट्स को अगर आप याद करोगे ना तो बहुत सही आपके लिए रहने वाला है, ठीक है ना, सब सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बात समझ आ रही है आप लोगों को? और देखते हैं दोस्तों इसी के अंदर हम लोग, इट हैज टू मेजर स्टाइलिस्टिक फॉर्म्स। अगर आप लोगों को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज करना है तो दो आपके पास स्टाइल है इसको यूज करने के लिए। एक तो इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग, इनडायरेक्ट आप व्यक्त करें, कोई दूसरा नरेटर आकर के। एक होता है कि इंटीरियर मोनोलॉग जो डायरेक्ट होता है, अब एक जो कैरेक्टर है वही अपनी बात खुद ही कह रहा है, ठीक है ना, वो खुद कहे जा रहा है और वो अपने हिसाब से फर्स्ट पर्सन में यूज कर रहा है। एक इनडायरेक्ट है जिसमें कोई दूसरा नरेटर अपने परसेप्शंस को, अपने अजम्पशंस को यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके और ओवरहर्ड करके उन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज नरेटेड
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नरेट करने वाला होता है। इन दिस कैरेक्टर्स थॉट्स आर प्रेजेंटेड बाय थर्ड पर्सन। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर थर्ड पर्सन में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट है ना ये। ओमनी प्रेजेंट नरेटर, ये ऐसा नरेटर होता है जो हर जगह है, मतलब उसको कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है सब पता है उसको, वो वहां उपस्थित है, ओमनी प्रेजेंट है, जो सर्वत्र है, जो क्या किससे क्या बात कर रहा है उसको सब पता है नरेटर। वो उसको ओवर हेड कर रहा है कि उसको पता है, और वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पर्सन के। वो सर्व एज सेलेक्टर, जो सेलेक्ट करता है कि मुझे क्या क्या बताना है, फिर उनको प्रेजेंट करता है, गाइड करता है आपको, भाई ये घटना यहाँ से आ गई, ये घटना यहाँ, थोड़ा बताने की कोशिश करता है, और उन चीजों पे कमेंट भी करता है, मतलब खुद के विचार भी डाल देता है। ये होता है इनडायरेक्ट। और इंटीरियर क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन में होगा, ये खुद ही होता है, नरेटर या कैरेक्टर खुद ही होता है जो बता रहा है कहानी को, तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक होता है। इट इज प्रेजेंटेड बाय द कैरेक्टर इटसेल्फ। आगे ना बात, इसमें तो खुद कैरेक्टर ही होता है बता रहे। इट इज प्रेजेंटेड इन फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन बताया जाता है। दूसरी बात आ गई, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का फॉर्म होता है। तीसरी बात, चौथी बात आ गई, इट इज रिलेटिवली रैशनल एंड ऑर्डरली देन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये रैशनल होता है, ऑर्डरली होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बजाय। इट डज नॉट वायलेट फॉर्मल सिंटैक्स, वोकैबुलरी एंड पंक्चुएशन। इसके अंदर कोई सिंटैक्स, वोकैब या पंक्चुएशन को वायलेट भी नहीं करता। ये सब डिफरेंस मैं आपको थोड़ी देर पहले टेबल के थ्रू भी पढ़ा चुका, कि वही पॉइंट्स मैंने वापस लिखे हैं। तो ये अंतर है, आपको दो स्टाइल है आपके पास, एक इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग और एक इंटीरियर मोनोलॉग, ठीक है ना। इंटीरियर मोनोलॉग जो है ये फॉर्म है, और इसी को आप इनडायरेक्ट भी कहते हैं, इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज होती है। ओके, अब देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे कब कब क्या क्या काम हुआ, कैसे ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है। आज जो हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं, वो कब कब काम शुरू हुआ और किस रूप में आगे बढ़ा, किन किन ने अपने नॉवेल्स में, अपने राइटिंग्स में उनको यूज किया, उनके नाम, उनके वर्क्स हम पढ़ने वाले हैं। लॉरेंस स्टर्न ने इसको यूज किया अपने साइकोलॉजिकल नॉवल ट्रिस्ट्रैम शैंडी, जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा हो। ट्रिस्ट्रैम शैंडी 1757 लिखा था लॉरेंस स्टर्न ने। तो जॉन नील का नॉवल था 76, इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज हुआ है। तो ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या क्या डेवलपमेंट, एडगर एलन पो, इनकी शॉर्ट स्टोरी द टेल टेल हार्ट में 1847 में, तो 1657 शुरुआत हो रही है मान लो एक तरह से। 1823 में, 1843 में लियो टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर आप देखें, इसमें कुछ चैप्टर, कुछ एपिसोड इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखे गए हैं। इसके अलावा इसका एना कैरेनिया, इसमें भी ऐसा ही है। एम्ब्रोस बियर्स की जो शॉर्ट स्टोरी है अकरेंस एट आउल क्रीक ब्रिज, 1890 में लिखी गई, इसके अंदर भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया गया है। आर्थर स्किनस्लर स्किनस्लर की शॉर्ट स्टोरी लेफ्टिनेंट गसल, है ना, नन बट द ग्रेव भी इसका नाम है, इसमें यूज किया गया। और फर्स्ट अप्लाइड इन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, अगर लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द को, इस टर्म को अगर पहले कहीं यूज किया गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, इस टर्म को, तो वो कहते हैं कि द इगोइस्ट में था। ये एक मैगजीन थी, अप्रैल 1918 में ये पब्लिश हुई थी, और मे सिनक्लियर ने इस टर्म को कहते हैं पहली बार अप्लाई किया इन रिलेशन टू द अर्ली वॉल्यूम्स ऑफ डोरोथी रिचर्डसन नॉवल। जब वो डोरोथी रिचर्डसन के जो नॉवल थे उनको जब वो एनालिसिस कर रहा था, तो उसके अंदर उसने कहा कि भैया इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। उसका एक नॉवल था पिलग्रिमेज, उसमें। इसके अलावा रिचर्डसन हाउएवर डिस्क्राइब द टर्म एज अ लैमेंटेबली इल चूजन मेटाफर। जो रिचर्डसन था उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म यूज नहीं किया था वहां पे इस चीज के लिए, इस टेक्निक के लिए। उसने लैमेंटेबली इल चूजन मेटाफर यूज किया।
कि भैया ये लेमेंटेबली इल चूजन मेटाफर है, एक ऐसा मेटाफर है उसने यूज किया है जो अच्छा नहीं है, गलती से गलत तरीके से चूज किया उसने, जो लंगड़ा रहा है, बीमार है ना, ऐसा कुछ वर्ड उसने यूज किया। और देखिए जेम्स जॉयस इसका मेजर पायोनियर है, बहुत बड़ा अग्रज है, तो शुरुआत करने वाला बड़ा नाम है एक तरह से कह सकते हैं। इससे पहले छोटे मोटे नाम थे, इसने बहुत जबरदस्त यूज किया। मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। जेम्स जोयस ने ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, आप देखना जब मॉडर्निज्म पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे, सारे नाम आएंगे और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के एग्जाम्पल्स है, वहां पे पढ़ा भी होगा, उसके अंदर चीजें है। Along with the interior monologue and reference to character psychic reality, इसमें इंटीरियर मोनोलॉग यूज किए गए और कैरेक्टर की साइकिक दिमाग में क्या चल रहा है उस रियलिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई, और वो क्या सोचता है एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के लेकर के, सराउंडिंग्स को लेकर के उसका क्या चल रहा है, उन सबको कंपेयर करते हुए जेम्स जोइसी ने ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन लिखा, बहुत ही फेमस रहा, 1960 में से लिखा। इसके बाद जेम्स जोइसी ने उलिसस पब्लिश की 1920 1922 में। एक्चुअली 3 बुक्स आई थी, गेल्सवर्दी की अगर आप बात करें तो फोरसाइट सागा, टीएस इलियट की वेस्टलैंड और जेम्स जोइसी की उलिसस। While Ulysses represents a major example of use of stream of consciousness, इसमें भी खूब एग्जाम्पल, फिर भी जोइसी ऑल्सो इज ऑथोरियल डिस्क्रिप्शन, वो कहीं ना कहीं इसमें ऑथोरियल डिस्क्रिप्शन भी यूज किया है, फ्री इनडायरेक्ट स्टाइल टू रजिस्टर ब्लूम्स इनर थॉट। ब्लूम एक कैरेक्टर है इसके अंदर उलिसस में, उसकी इनर थॉट को यूज करने के लिए उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज किया, जिसके अंदर फ्री इनडायरेक्ट स्टाइल, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जेम्स जोइसी ने अपने हिसाब से उसको, अपने टच से उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। और देखो क्या काम हुए, टीएस इलियट की जो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉपॉक है 1915 में, उसमें भी ये काम होता है। वर्जीनिया वुल्फ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसके लिए, मिसेस डैलोवे 1925 और टू द लाइट हाउस 1927, ये दोनों भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के गजब के एग्जाम्पल है, ये भी नाम आपको याद रहने चाहिए। और देखिए विलियम फॉकनर द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 और जीन पॉल सार्त्रे, जीन पॉल सार्त्रे जो एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी जुड़ा हुआ था नाम, उसने भी इस टेक्निक को एम्प्लॉय यूज किया रोड्स टू फ्रीडम में, जो इसका नॉवेल्स का ट्रियोलॉजी था, ठीक ना, और सेकंड 3 बुक में आई थी वो, रोड्स टू फ्रीडम में भी यूज किया, और उसकी सेकंड बुक थी द रिप्रीव, उसमें भी इसने उसको ज्यादा यूज किया मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा इंडिया का नाम थोड़ा मैंने जोड़ दिया, एक इंडियन नॉवलिस्ट है अनिता देसाई, उसका क्राई द पिकॉक, और बल्कि ये मैं तो कहूंगा कि इसके अधिकतर जो नॉवल है अनिता देसाई की, आप पढ़ना कभी टाइम मिले आप लोगों को, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या क्या काम हुए, किस किस ने लिखा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सी बुक या कौन से राइटर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसकी छोटी सी लिस्ट बना के मैंने आपको दे दी, ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा अब आपसे, क्वेश्चन मतलब हो जाएगा, छूटना नहीं चाहिए एज फार एज आई थिंक। अब इस पर बेस्ड ना मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, 4-5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ताकि आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को क्वेश्चन के थ्रू भी समझ सकें। तो थोड़े देखते हैं उनको क्वेश्चन के रूप में। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। ये भाई एक कैरेक्टर के दिमाग में जो थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरी चल रही होती है, उनको एक राइटर लिखता है, विचारों को नरेट करता है सब्जेक्ट मैटर को, जो नरेट करने की टेक्निक है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, दैट इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए ए लाइनियर फ्लो ऑफ थॉट्स, क्या इसमें थॉट्स की एक लाइनियर फ्लो होता है, अंत और शुरुआत होती है क्या, आपको पता होता है कि विचार एक ऐसे होते हैं, नहीं, लाइनियर फ्लो नहीं होता थॉट्स का, ये तो बिल्कुल नहीं होता। ए नरेटिव डिवाइस विच मिमिक्स, जो मिमिक्स करती है, कॉपी करती है, नकल करती है, मिमिक्री करती है, द केओस ऑफ नेचुरल थॉट्स पैटर्न, एक नेचुरल जो आपके थॉट आते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है, पैटर्न है, उसको मिमिक करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको कॉपी करती है। दैट ऑफन लैक्स ऑब्वियस कनेक्शंस, जिसमें अक्सर ऑब्वियस कनेक्शन की कमी भी होती है, उन विचारों में कुछ कनेक्शन नहीं होता, ओवरफ्लो, फ्लो तो होता है बट कनेक्शन नहीं होता है कि ये पहले ये बाद में से, लाइनियर नहीं होती, बिल्कुल सही बात।
ये तो होता है। ये एक राइटिंग है जिसमें क्लियर रिदम पैटर्न होते हैं, नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, इसमें आएगा बी आंसर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? एक नरेटिव डिवाइस है, जो नरेट करने की डिवाइस है, एक फिक्शन की डिवाइस है, नॉवल की डिवाइस है, जो मिमिक करती है किसी भी विचारों को जो आपके दिमाग में आते हैं, अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स, और उनके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता, उनको व्यक्त करने के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। हाउ आर मोनोलॉग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सिमिलर? दोनों एक जैसे कह सकते हो। मोनोलॉग में भी इनर थॉट्स होती हैं, इनर फीलिंग्स होती हैं, आपकी मेमोरीज होती हैं, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में वही चीज होती है, और दोनों में ही अंदर के विचारों को, इनर थॉट्स को आप एक्सप्रेस करते हैं। दे प्रेजेंट कैरेक्टर्स थॉट ऑफ द रीडर ऑन द रीडर, बिल्कुल सही बात। ये कैरेक्टर की थॉट को प्रेजेंट करते हैं रीडर को, वो तरीका है, बिल्कुल सही बात। दे सीक टू पोर्ट्रे द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग, ये थिंकिंग के एक्चुअल पोर्ट्रे करने की तलाश करते हैं, कैसे करें। बोथ हैव क्लियर आइडिया, नहीं ये भी नहीं होता, और क्लियर आइडिया होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होता, कोई क्लियर आइडिया नहीं होता इसके अंदर। बोथ आर प्रेजेंटेड बाय फर्स्ट पर्सन नरेशन, दोनों ही फर्स्ट पर्सन से नरेट की जाती है, नहीं। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये जनरली यूजुअली थर्ड पर्सन में की जाती है, और मोनोलॉग जो होती है ये फर्स्ट पर्सन में की जाती है। ये वाली बात भी गलत है। सेकंड के अंदर आपको आंसर करना चाहिए ए, ठीक है ना, इसका ए आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइटर्स यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग रीजन। राइटर्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? इट इज इजी टू राइट, क्योंकि लिखना आसान है? नहीं, बहुत कठिन होता है ये बात सही। इट इज मोर ऑनेस्ट और ट्रू टू लाइफ, क्योंकि इसमें आप सच्चे होते हो, ईमानदार होते हो लाइफ के प्रति। ये कोई खास बात नहीं लगी मुझे इसमें। इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये ह्यूमन जो एक्सपीरियंस लेता है उनको रिप्रेजेंट करने का एक बेटर तरीका होता है। इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये रीजन है। द फ्लो ऑफ ह्यूमन थॉट्स अकर इन नॉन लीनियर मैनर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज क्यों करते हैं लोग? क्योंकि जो ह्यूमन थॉट्स है ना, उनका फ्लो जो होता है अकर इन नॉन लीनियर मैनर, वो जिगजैग मैनर में आता है, नॉन लीनियर मैनर में आता है, एक लाइन में नहीं आती, कोई एंडिंग और इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं होती है। तो इसलिए आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि नॉन लीनियर मैनर होता है, इस वजह से आप लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं। ठीक है ना, अच्छा एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा। राइटर्स यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं वापस एक बार हम लोग, एक मिनट। देखो, क्वेश्चन को मैंने पहले समझ लिया क्यों यूज करते, ये गलती नहीं करनी हम लोग। पूछ ये रहा है कि राइटर्स यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग रीजन, जो रीजन दिए हुए उनमें से एक रीजन के सिवा है, कोई एक रीजन ऐसा है जिसके लिए यूज नहीं करता, बाकी सारे रीजन है। तो इट इज इजी टू डू राइट, ये करना और लिखना आसान है, इसलिए यूज करता है कि नहीं करता है, ये वाली बात तो, ये रीजन नहीं है कि आसान है, ये आंसर हो। ये ऑनेस्ट होता है, ट्रू होता है लाइफ के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात, जो जीवन में चल रहा होता है, आपके दिमाग में चल रहा होता है, वही लिखा जाता है, सही बात है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है, जो आप क्या सोच रहे हो, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। और इसमें ह्यूमन की जो थॉट्स होती है नॉन लीनियर मैनर में आती हैं, ये बात है। गलत बात ये है कि ये लिखना आसान है, ये रीजन नहीं है कि ये लिखना आसान है, ये रीजन नहीं हो सकता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Many psychologists believe consciousness can be scientifically studied by linking it with, कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो कॉन्शियसनेस होती है ना हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है, उसको साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं बाय लिंकिंग इट विद, अगर इसको हम लिंक कर लें किस चीज के साथ में? मैथ और स्टैटिक्स में।
वैसे मैथ्स होना चाहिए नहीं, मैथ्स एंड स्टैटिक्स। ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर्स, अगर आप लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो ध्यान देते हैं और मेजर करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कितना क्या कैसे क्या, तो आप कॉन्शसनेस को साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं तो आप कॉन्शसनेस को साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप मैथ्स और स्टैटिक्स से नहीं कर सकते इन चीजों को, कॉन्शसनेस को। आप ईटिंग और डिसऑर्डर, खाने के गलत तरीकों से नहीं कर सकते, साइंटिफिक इंक्वायरी से नहीं कर सकते। आप लोगों के बिहेव को ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि लोग क्या सोचते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है। आप उनको ऑब्जर्व करोगे, उनको मेजर करोगे, तभी कर सकते हो। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, फोर्थ का आंसर बी हो। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो हम लोग, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस वॉज फर्स्ट यूज बाय, सबसे पहले किसने किया था? अलेक्जेंडर पुश्किन। इसने तो रियलिज्म पे काम किया था। सोरेन कियरगार्ड, ये एग्जिस्टेंशलिज्म का फादर था, ये भी नहीं होगा। हॉरेस वॉलपोल, इसकी बात करें तो ये गॉथिक नॉवल लिखने वाला, पहला गॉथिक नॉवल लिखा था इसने, ये फाउंडर ऑफ गॉथिक नॉवल कह सकते हैं हॉरेस, ये भी नहीं आएगा। विलियम जेम्स, इसने अपनी जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की जो थीसिस थी उसमें इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। तो इस फ्रेज को सबसे पहले यूज करने वाला विलियम जेम्स था, ठीक है ना। तो फिफ्थ का आंसर क्या करेंगे दोस्तों आप लोग? डी करें, ठीक है ना, डी होगा इसका आंसर। चलो, तो ये मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को। किसके ऊपर बेस्ड है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के ऊपर है। तो हमने इस क्लास में दोस्तों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पढ़ लिया कि एक कैरेक्टर के दिमाग में अंदर दिमाग में यहाँ क्या चल रहा है, क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स, क्या एक्सपीरियंस, क्या मेमोरीज चल रही हैं, उनको राइट करना, उनको नरेट करने की डिवाइस जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है। इसके अंदर वो इंटीरियर मोनोलॉग भी यूज कर सकते हैं। ये थर्ड पर्सन में भी रिप्रेजेंट की जा सकती हैं और फर्स्ट पर्सन में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। इसके अंदर आदमी के दिमाग के जो विचार हैं उनको ट्रूथफुली आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। ये होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के नॉवेल्स लिखे गए हैं, जेम्स जोइसी ने और रिचर्डसन ने, कई लोगों ने इसके ऊपर, वर्जीनिया वुल्फ ने, अपना देसाई ने काम किया है। तो उन सबको भी याद करेंगे कैसे डेवलपमेंट हुआ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का, और क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्या ये चीज है उसको आपको पढ़ना है। इस पर फिर कोई भी क्वेश्चन आपके ग्रेड 2 में या आपके लिटरेचर में, नेट के अंदर किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को फेस कर सकते हैं। आई होप you enjoyed this class. See you in the next class. Bye bye and take care. Ciao.